तो दोस्तों नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है ये पेपर नंबर 6 जो है ये हिंदी, ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों का क्लास है। तो इसमें जो है संपूर्ण पेपर को जो है हम लोग एक वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपका ये पेपर जो है 25 नंबर का होता है। तो हमारा ये टारगेट है किस प्रकार से 25 नंबर प्राप्त हो। तो इस समय जो है आपका पेपर बिल्कुल करीब है, तो आप लोग जो है ये रिवीजन क्लास जो है कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से जो है 80% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यानी ये क्लास कर लेते हैं तो समझ लो कि पेपर बिल्कुल आउट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग एक एक करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय, उसके बाद में लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ये नोट्स शेयर कर दिया गया है, तो वहां से लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जितना भी आज तक आया है एग्जाम में सभी का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल अपडेटेड नोट्स है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके जो है हिंदी का ये प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक आपको जो है ये 25 नंबर का ये आपका पेपर होता है हिंदी का, और 1 घंटे का जो है टोटल समय इसमें जो है समय 1 घंटे मिलता है। ठीक है, इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 25 शब्दों में लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसको जो है आपको 75 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग 2016 का जो है संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जल शब्द में समाहित स्वर होता है। जैसे जल किस प्रकार से लिखा जाता है, वर्ण विच्छेद अगर इसका करेंगे जल का, तो ये जा हो जाएगा, आ हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे ला होगा, ये हलंत लगेगा, उसके बाद में आ होगा। तो इसका समाहित जो स्वर होगा इसमें छोटा सा मतलब छोटा आ जो लगेगा, ये स्वर जो है इसमें समाहित होगा छोटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि छह संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। तो आप लोगों को बता दी कि जो है संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो संयुक्त स्वर जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? ये होता है ए, ओ, और उसके बाद में औ होता है। ठीक है, ये 4 जो है इसको जो है संयुक्त, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पर भी बात करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि केवल पेपर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसे जो है संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अगर हम संयुक्त वर्ण की अगर बात कर ले, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है कि छा आता है, तरा आता है, ज्ञा आता है, और आपका सरा आता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से बनता है? जो छा होता है ये का हलंत लिखेंगे, उसके बाद में सा से बनेगा। उसके बाद में हम तरा की बात करें तो इसमें ता लगता है, हलंत नीचे रहेगा, यानी सब में हलंत रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ज्ञा होता है ये जा से बनता है, और उसके बाद में इसमें जा, और इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो सरा होता है, ये सरा में जो है ये बड़ा सा रहता है, और उसके बाद में रा रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं संयुक्त संयुक्त व्यंजन के नाम से जो है जानते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। ठीक है, अगर संयुक्त वर्ण की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 4 और प्लस 4 संयुक्त स्वर का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये व्यंजन का 4, तो टोटल जो है 8 हो जाएगा। यहाँ इतने अंदर से जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है, केवल इतना ही पूछेगा। आपके सिलेबस में जो दिया है ये संयुक्त व्यंजन की बात करता है। ठीक है, छात्र, ज्ञा और सरा। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे छा है, यहाँ पे देख सकते हैं का और सा से ये मिलकर बना होता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 3 नंबर में दिया है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? घन होता है, आगार होता है, कूट होता है, या पादप होता है? तो घन मतलब होता है गहरा, गहरा। ठीक है, घन का मतलब होता है गहरा। ये पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, केवल वीडियो पढ़ते रहिए। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है गहरा, या
इसका मतलब होता है घना। घना मीन्स होता है संघनित, संघनित, ठीक है। और उसके बाद में आगार की बात करें तो आगार मीन्स होता है भंडार, किसी चीज का भंडार, ठीक है। ये इसका मतलब होता है संग्रह स्थल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम पादप की बात करें तो पादप जो है पेड़ और पौधों, पौधे को जो है पादप कहते हैं। तो यहाँ पे पर्वत शब्द का जो है समानार्थी कौन सा होगा? तो पर्वत की बात करें तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कूट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पर्वत के समानार्थी की हम बात करें तो इसका मतलब होता है पहाड़ हो गया, पहाड़ हो गया, इसी को हम शैल कहते हैं, शैल के नाम से जानते हैं। नग हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसी को हम भूधर के नाम से जानते हैं, महीधर, महीधर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में इसी को हम कहते हैं गिरि, ठीक है। गिरि और आंचल और शिखर। तो इतना जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हम जो है 4 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि विरोध शब्द का विलोम बताइए। तो ये विलोम, पर्यायवाची और उसके बाद में समानार्थी, ये सभी का जो है हम लोग टेलीग्राम पे हमने जो है ये आप लोगों को सीट जो है प्रोवाइड किया था। तो वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए उसका पीडीएफ, वो नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सब शामिल है। तो उसको जो है आप लोग डाउनलोड करके उसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि विरोध शब्द का विलोम क्या होता है, ठीक है। सहमत होता है या सहायता होता है, समर्थन होता है या अनुरोध होता है। तो विरोध का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। विरोध मतलब किसी का अपोजिट करना, या समर्थन, समर्थन मीन्स इसका अपोजिट समर्थन हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं 5 नंबर में दिया है कि कलम पकड़ने की सही विधि क्या होती है। जो हम कलम पकड़ते हैं उसकी सही विधि क्या होती है? जैसे ये आपका हाथ का पंजा हो गया, इस प्रकार से ये अंगूठा हो गया, इस प्रकार से जो है ये 4 1 5 अंगुली ये बन गया, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से हम कलम को जो है सही पकड़ने का तरीका क्या होता है? पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, या पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, या पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम को रखकर अंगूठे से पकड़ना। ये पहली और दूसरी इसके बीच में रखकर जो है कलम को अंगूठे से जो है पकड़ा जाता है। तो ये आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। अब इसके 5 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, अगर इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो है आंसर बिल्कुल दिया रहेगा आपके पीडीएफ में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोगों का जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो दिया हुआ है इसको 25 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि जो है एक सांकेतिक प्रणाली होती है, जैसे अलग-अलग प्रकार की लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, रोमन लिपि हो गया, गुरुमुखी लिपि हो गया, तो ये सब लिपि होते हैं। या एक संकेतात्मक प्रणाली होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से भाषा के ध्वनियों को, जो भाषा होती है उसके ध्वनियों को जो है लिखित रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं, यानी उसको लिखित रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को जो है हम कहते हैं लिपि। जैसे यहाँ पे दिया है कि देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, ठीक है? इसके अलावा भी लिपि होता है। उसके बाद में 7 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जो स्वर जो है ध्वनियाँ अल्पकाल तक उच्चारित होती है, इसमें कम समय तक लगता है, ठीक है? उसे जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर में दिया है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले ये देखिए कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिसको बोलने पर जो है ऊष्मा आपके मुँह से जो है निकलेगी, मुख से। जैसे बोलिए यहाँ पे सा बोलेंगे ना तो ऊष्मा निकलेगी। तो इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो है 4 होती है। ये चारों जो सा होता है, छोटा सा, बड़ा सा, इसे पेटफुआ सा कहते हैं, हा होता है, ठीक है? तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, घूम-घुमा के वही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 9 नंबर में दिया है कि अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो विराम चिन्ह जितने भी हैं उसको बारे में हम लोग जो है इसी वीडियो में या अगले वाले पेपर में जो है हम लोग बात करेंगे। विराम चिन्ह जितने भी होते हैं आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है।
तो अल्प विराम का प्रयोग जो है कब किया जाता है, इसका जो है हम लोग देखते हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग जो है वाक्य के अंदर वाक्यांशों को अलग करने या विचारों के बीच में छोटे से विराम को जो है दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे जो है इसको जो है सेंटेंस के बीच में करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग। लेकिन जो पूर्ण विराम होता है उसका प्रयोग लास्ट में करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 10 नंबर में दिया है कि लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएँ लिखिए। जो लेखन शिक्षण होता है कि हम किसी बात को अब व्यक्ति को लिखते हैं, तो उसका शिक्षण में जो है क्या विशेषताएँ होती हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यह बच्चों को सही ढंग से अक्षरों और शब्दों को लिखने में मदद करता है और लेखन शिक्षण बच्चों को सुंदर और सुव्यवस्थित लेखन शैली का जो है विकास करता है। तो ये लेखन शैली का 2 विशेषताएँ हो गई, अक्षर हो गया और शब्दों को लिखने में मदद करता है और इसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं कि सुंदर और सुव्यवस्थित रूप में किसी भी शैली को लिखते हैं। तो ये लेखन शिक्षण की विशेषताएँ हमने देखा। 11 नंबर में दिया है कि लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। लिखना यानी किसी को जो है अगर लिखना सिखाते हैं, तो उसमें जो है किन बातों को ध्यान देना चाहिए, 2 बिंदुओं को लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करना चाहिए कि अक्षरों की संरचना के बारे में जो है जानकारी रहना चाहिए और आकार किस प्रकार से अक्षर बनते हैं उसके बारे में जो है नॉलेज होना चाहिए। तो इसका जो है अभ्यास कराना चाहिए और उसके बाद में कलम पकड़ने और लिखने के सही ढंग से की जो है बच्चों को जानकारी देना चाहिए कि कलम से किस प्रकार से पकड़ना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कलम को ठीक प्रकार से पकड़ने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं सस्वर वाचन की विशेषताएँ लिखिए। सस्वर वाचन मतलब उसमें बोलते हैं, साथ में कोई बोला तो उसके बाद भी जो है बाद में हम भी रिपीट करते हैं, तो ये सस्वर वाचन होता है। तो सस्वर वाचन में जो है पाठ को सही स्वर और भाव के साथ जो है पढ़ा जाता है और उच्चारण की शुद्धता और गति का जो है विशेष ध्यान इसमें रखना पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पाठ के अर्थ और भाव को जो है प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना, ये जो है सस्वर वाचन की विशेषताएं होती है। यह सुनने वाले की रुचि और ध्यान केंद्रित करने में जो है सहायता करता है। अगर आप कोई भी जो है बोलते हैं, अगर सामने वाले को अगर समझ में नहीं आता है तो सस्वर वाचन नहीं होगा। तो ये विशेषताओं के बारे में हमने बात किया। उसके बाद में 13 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि श्रवण कौशल की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। श्रवण मतलब जो कान के द्वारा हम जो सुनते हैं। तो एक हो गया सक्रिय श्रवण और एक हो गया आनंदमय श्रवण। तो सक्रिय श्रवण में क्या होता है कि इसमें जो श्रोता होता है, सुनने वाला वक्ता के शब्दों को अपने भावों को पूरी तरह से समझने का जो है प्रयास करता है। जो मतलब कोई भी व्यक्ति हो गया, इस प्रकार से अगर ये बोला, ठीक है? अपने मुख से बोला तो ये कान के द्वारा जो है सुनेगा, यानी वक्ता के शब्दों, भाव को पूरी तरह से समझने का प्रयास करता है, ठीक है? कि ये जो बंदा बोला है, ये हमारे समझ में आया कि नहीं आया? तभी तो अभिव्यक्ति होगी। ये तो आप लोगों को पता होगा कि अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। अभिव्यक्ति उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति की 2 व्यक्तियों के बीच में जब संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ पे अगर जो वक्ता होता है, श्रोता सुनने वाले को अगर कोई समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे अभिव्यक्ति नहीं होगा। इसके उदाहरण की बात करते हैं कि शिक्षक का व्याख्यान सुनकर उसे लिखना, यानी जो कोई टीचर है अगर क्लास में वो किसी चीज़ का व्याख्या कर रहा है, कहानी बता रहा है या कविता बता रहा है, तो उसका ठीक प्रकार से सुनना और उसका व्याख्या जो कर रहा है, उसको ठीक प्रकार से सुनना ही श्रवण कौशल होता है। एक होता है आनंदमय श्रवण। इसमें क्या होता है व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए सुनता है, जैसे हो गया रेडियो पर कहानी सुनना या संगीत सुनना। तो हमने देखा कि श्रवण कौशल की जो है विशेषताएं क्या होती हैं, विधियां क्या होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर में दिया हुआ है कि बर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारने के उपाय बताइए। जो बर्तनी आपने लिखा, जैसे सही लिखा, तो सही को किस प्रकार से हम बर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं, इसको सुधारने के जो है हमको यहाँ पे उपाय लिखना है। तो उपाय के लिए क्या करेंगे कि जो शब्द होता है, शब्द को सही उच्चारण और लेखन का जो है अभ्यास कराना और कठिन शब्दों को जो है सूची तैयार करना और उसके जो है बार-बार पढ़ना। तो इससे क्या होगा, बर्तनी में जो अशुद्धियाँ रहेगी वो शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद में है शब्दकोश को जो है नियमित उपयोग करना। जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होता है, उसको नियमित प्रकार से उपयोग करना ताकि बर्तनी भी सही हो जाए और आपका
नॉलेज भी बढ़े उससे। शिक्षकों का जो है मार्गदर्शन और नियमित लिखने की जो है आदत विकसित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बर्तनी में जो अशुद्धियाँ रहेगी, वो शुद्ध हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया है कि विराम चिह्न से क्या अभिप्राय होता है, प्रमुख विराम चिन्ह कौन-कौन से होते हैं? तो 12 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? इस वीडियो में नहीं लेकिन अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी 2016 का पेपर करेंगे, उसके बाद में 2017 का पेपर करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल विस्तार से विराम चिह्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख विराम चिन्ह की बात करें तो ये पूर्ण विराम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे अभिप्राय पूछा गया है, तो विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं, जो वाक्य के भाव, अर्थ और संरचना को जो है स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि पूर्ण विराम ये हो गया, अल्प विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयादिबोधक, उद्धरण और अर्धविराम, ठीक है? तो ये पूर्ण विराम का प्रयोग जो है सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग और अर्ध विराम का प्रयोग ये जो है सेंटेंस के वाक्य के बीच में किया जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है इसको बताना है। तो अनुस्वार उसे कहते हैं जो बिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने लिखा गंगा, तो यहाँ पे जो ये बिंदी लिखा है इसको जो है हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा चाँद, तो चाँद पे ये जो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं इसी को जो है हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे पंचमा अक्षर जो होता है इसका जो है ये प्रतिनिधित्व करता है, जैसे गंगा हो गया, कंबल हो गया। और अनुनासिक की बात करें इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और स्वर के साथ जो है नासिका ध्वनि निकलती है। जैसे चाँद हो गया, हाँ हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है ये हमारा 16 है, 16 के बाद 17 जो है यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि स्पर्श व्यंजन से क्या प्राय होता है और अंतस्थ व्यंजनों में कौन-कौन से भिन्न है? कैसे भिन्न है? ये अंतस्थ व्यंजनों से किस प्रकार से भिन्न है? तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह को जो है पूर्णतया अवरुद्ध किया जाता है, उसी को जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है। इसमें जैसे हो गया का, खा, गा, घा, अंगा ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन से भिन्नता किस प्रकार से? तो अंतस्थ व्यंजन में जो है या, रा, ला, वा होती है और इसमें वायु प्रवाह जो है अवरुद्ध नहीं होता है। इसमें वायु प्रवाह का जो है अवरुद्ध होता है, जैसे या, रा, ला, वा ये डायरेक्ट बोलेंगे, इसमें वायु का प्रवाह जो है सॉरी यहाँ पे जो है अवरुद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है और अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार से स्पर्श व्यंजन भिन्न है। 18 नंबर में हम देखते हैं कि हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ होता है। तो श्रव्य मीन्स सुनना होता है, दृश्य मीन्स दिखाना, ठीक है? तो इसका जो है हम प्रयोग जो है हिंदी शिक्षण में क्यों करते हैं, इसका क्या लाभ होता है? तो जो ये होता है सर्वदृश्य सामग्री जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं, इसका प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि जो टीचिंग हम करते हैं तो उसको किस प्रकार से जो है रुचि बनाया जाए और प्रभावी बनाया जाए कि बच्चों को ठीक प्रकार से समझ में आए। यानी छात्रों की समझ और याददाश्त को ये बढ़ाता है। अमूर्त विषयों को जो है स्पष्ट करता है। अब यहाँ पे ये है कि अमूर्त विषय क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पे अगर हम देखकर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो है मूर्त है। मूर्त मतलब जैसे मूर्ति होगा, किसी देवी-देवता की मूर्ति होती है तो ये मूर्ति इसको हम देख के बात करते हैं, लेकिन अमूर्त वस्तु है ये यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके बाद जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके बारे में हम बात करते हैं तो अमूर्त हो गया, ठीक है? यानी अमूर्त विषयों को जो है स्पष्ट करता है ये इसके द्वारा देखकर। जैसे यहाँ पे हो गया अगर हम सर्वदृश्य साधनों की बात करें तो यहाँ पे आपका हो गया जैसे प्रोजेक्टर होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है और वीडियो का जो है प्रयोग करके हम लोग हिंदी शिक्षण को किस प्रकार से एक प्रभावशाली तरीके से जो है बच्चों को उसके बच्चों के अंदर जो है रुचिकर और प्रभावी तरीके से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2016 का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। यानी देवनागरी लिपि की क्या विशेषता होती है इससे जो संबंधित नहीं है उसको यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो जो देवनागरी लिपि की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान देना, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है या एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं होता है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है या एक वर्ण संकेत के अनिवार्यता एक ही ध्वनि
ध्वनि व्यक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है देवनागरी लिपि की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो हम जो शिरोरेखा क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा अलंकरण, अलंकरण, ठीक है? इस प्रकार से लिखा। अगर इसके ऊपर जो इस प्रकार से हम रेखा जो खींचते हैं, शिरोरेखा इसे कहते हैं, ठीक है? किसी के सिर के ऊपर रेखा खींचना, इसीलिए नाम पड़ा है शिरोरेखा। तो शिरोरेखा का जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ वस्तुनिष्ठ है, तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, ये शिरोरेखा है, जो रेखा पाड़ी गई है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन-सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे केवल अलंकरण के लिए करते हैं। यही जो है, ये अनावश्यक रूप से बोल रहा है, तो इसीलिए ये जो है आपका गलत है, जो कि सही हो जाएगा। सेकंड में दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा जो हम बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यंजन होती है या शब्द होता है, स्वर होता है या वर्ण होता है? तो अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका जो है वर्ण हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे जो है वर्णमाला का आशय क्या होता है? वर्णमाला मीन्स क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि शब्द के समूहों को कहते हैं या वर्णों के संकलन से कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह से कहते हैं या शब्द रचना से कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ से वर्णों के व्यवस्थित मतलब क्या होता? जैसे यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया। तो इसको एक सिस्टम से रखा गया है, ठीक है? ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। ये आपका स्वर है। अब इसको हम इधर-उधर रख दें, जैसे यहाँ छोटा आ हो गया, का हो गया, फिर गा हो गया, फिर यहाँ पे अंगा हो गया, ठीक है? इस प्रकार अगर लिख दें तो ये व्यवस्थित नहीं है, ठीक है? इसको एक अरेंजमेंट में यानी सुव्यवस्थित ठीक प्रकार से रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को यहाँ पे ये व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित जो वर्णमाला को जो वर्ण होता है, वर्ण को हम एक व्यवस्थित समूहों में रखते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्णमाला, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे दिया है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है, इसमें मूलतः जो वर्ण होते हैं, टोटल वर्ण होते हैं, वो संख्या कितनी मानी जाती है? 55 माना जाता है, 52, 50 या 48? तो इसमें जो है 52 माना जाता है। जब आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो अलग-अलग लोगों के अनुसार जो है, इसमें अलग-अलग माना गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है इसके आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है 5 नंबर में कि यहाँ पे आपके 5 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अयोगवा है। तो अयोगवा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, ठीक है? अयोगवा जो होता है, अयोगवा, ठीक है? इसके बारे में हम जो जानते हैं कि अयोगवा आखिर होता क्या है? तो अयोगवा उसे कहते हैं, यह ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, अपितु यह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होता है। यानी यह ना स्वर होता है, ना ही व्यंजन होता है, ना ही व्यंजन होता है। ये स्वर और व्यंजन, ये बीच में जो होता है, ये बीच की कड़ी को दर्शाता है अयोगवा, ठीक है? अगर अयोगवा की संख्या की बात करें, तो अयोगवा की संख्या जो है 2 होती है। कौन-कौन सी? एक हो गया ये अंगा हो गया, इसे अंगा कहते हैं और ये आ हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से इसकी संख्या 2 हो गई। यहाँ पे अयोगवा है, ये विसर्ग होता है या अल्पप्राण होता है, महाप्राण होता है या संयुक्त व्यंजन होता है। तो संयुक्त व्यंजन में ये आपका होता है छात्र, ज्ञ और उसके साथ ये सरा होता है, ठीक है? अल्पप्राण तो ये अलग हो जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर की बात हम लोग इसके पहले वाले वीडियो यानी 2016 वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। जो 2016 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है हम लोग कर चुके हैं। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे अयोगवा जो होता है, ये विसर्ग होता है। ये विसर्ग यहाँ पे देख सकते हैं। ये विसर्ग है। ये आपका ये जो होता है, ये विसर्ग होता है, ठीक है? अयोगवा एक विसर्ग होता है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग यहाँ पे जो है आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे इसका ये पाँचों क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव में, 5 क्वेश्चन टोटल आता है, तो इसका जो है ये आंसर की बिल्कुल वहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया रहेगा। तो पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? इसको हमको 25 शब्दों में लिखना होता है।
और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसको हम 75 शब्दों में लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। जो मतलब जिससे जैसे का, खा, गा, घा, अंगा हो गया, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है, उसके बारे में हमको लिखना है। तो जो है यहाँ पे कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठताल हो गया या कंठोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया। तो जैसे जितने भी वर्ड होते हैं, वर्डों का जो उच्चारण स्थान होता है, इसके बारे में हम लोग जब राजन सीरीज कर रहे थे, वहाँ पे बिल्कुल विस्तार से, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग बिल्कुल विस्तार से जो है एनालिसिस किए हैं एक एक क्वेश्चन का। तो आप लोग नहीं देखें तो वहाँ पे राजन सीरीज को बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जाकर जो है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उच्चारण स्थानों के केवल नाम लिखना, तो नाम हमने जो है यहाँ पे देख लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर में दिया है कि संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए। इसके बारे में ये देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये घूम-घूम के जो है यही आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि केवल आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर जितना भी कराए हैं वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है राजन सीरीज पढ़ने का, थ्योरी पढ़ने का, तो आप लोग केवल जो है प्रीवियस ईयर देखिए, 101% जो है आप लोगों का बैक नहीं लगेगा। ये गारंटी है, ठीक है? लेकिन हाँ, उसमें भी जो है लापरवाही मत कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजनों को जो है लिखना। ये संयुक्त स्वर नहीं कभी पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है 4 होती है। यहाँ पे संयुक्त अक्षर व्यंजनों में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का जो है इसमें मेल होता है, ठीक है? तब उसके बाद में जो है संयुक्त अक्षर बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 होता है इसकी संख्या, अगर हम यहाँ पे इसके बारे में हम बात करे थे, छा जो बनता है ये का और सा वर्णों से व्यंजन से बनता है, ठीक है? उसके बाद में आपका तरा होता है, तो इसमें ता हो गया और रा हो गया, मिलकर बनता है। उसके बाद में यहाँ पे ज्ञा आता है, तो ज्ञा आपका जो जा से बनता है, जा और ज्ञा से, इस प्रकार से। उसके बाद में आपका सरा हो गया, तो सरा जो है ये बड़ा सा से और उसके बाद में रा से बनता है। तो यही जो है घूम-घुमा के जो है आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है, संयुक्त ये संयुक्त अक्षर, ठीक है? तो यही पूछा जाता है बार-बार। संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर के बारे में आज तक नहीं पूछा गया है, केवल संयुक्त वर्ण के बारे में पूछा जाता है। तो संयुक्त वर्ण के बारे में ये छात्रक ज्ञान, इसके बारे में ये आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, किससे-किससे बनता है, याद कर लीजिएगा। 8 नंबर में यहाँ पे दिया है कि छा, वर्ण किसके योग से बना है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर में वही आ गया। अब यहाँ पे छा की बात कर रहा है, तो ये का और सा से जो मिलकर बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं, का और सा से मिलकर ये योग से जो है बनता है। उसके बाद में 9 नंबर की हम बात करते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है कि समानार्थी शब्द का आशय क्या होता है? तो समानार्थी, समान अर्थ जिसका जो है इसका तात्पर्य यही होता है कि समान अर्थ जिससे निकले। यानी कोई शब्द हो गया, एक शब्द का जो है समान अर्थ निकले, उसी को हम कहते हैं समानार्थी शब्द कहते हैं। इसका रूप क्या होता है? शब्द एक होता है लेकिन रूप जो होता है इसका अलग-अलग यानी भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जैसे जल हो गया, जल को हम पानी कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य को जो है रवि कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में दिया है कि व्यंजन का अपर्याय क्या होता है? जो स्वर हो, एक स्वर होता है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन होता है, ठीक है? अगर स्वर पूछ ले तो स्वर जो है ये स्वतंत्र रूप से जो है उच्चारित किया जाता है, इसको मतलब किसी की आवश्यकता नहीं होती है इसको बोलने के लिए। लेकिन हम व्यंजन की जब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन का मतलब ये होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की सहायता का मतलब ये हो गया जैसे यहाँ पे का हो गया, अगर हम का को लिखते हैं इसमें जो है इसमें स्वर भी समाहित है। किस प्रकार से यहाँ पे देखिए, का हो गया और आ हो गया। यहाँ पे हलंत लगाएँगे तो यहाँ पे आपका ये स्वर आपको देखने को मिलता है, का में किस प्रकार से हम स्वर को जो है स्वर की सहायता से हम व्यंजन की उच्चारण करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा है कि व्यंजन का अपर्याय क्या होता है, अब तो आप लोगों को पता हो गया होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि व्यंजन वह वर्ण होते हैं, ठीक है? जो बिना स्वर के उच्चारण नहीं किए जा सकते, यानी इसका मतलब ये है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण जो है किसी स्वर की सहायता से ही होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 33 व्यंजन जो है माने जाते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है कि हिंदी भाषा की कौशल के नाम लिखिए। जो हिंदी भाषा में स्किल होता है, हिंदी किसी भी भाषा को बोलने के लिए, समझने के लिए किस प्रकार से हम कौशल का प्रयोग, स्किल का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो आपके हिंदी में जो सिलेबस है, वहाँ पे हिंदी भाषा में 4 कौशल की बात कर रहा है। एक हो गया श्रवण कौशल, जो हम सुनते हैं, वाचन कौशल बोलते हैं, लेखन कौशल लिखते हैं, लेकिन भाषण कौशल भाषण देते हैं, ठीक है?
तो इस प्रकार से यहाँ पे हिंदी में आपके यहाँ पे 4 मुख्य कौशल होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम जो है विस्तार से जो है बात करेंगे कि अलग-अलग विराम चिन्ह कितने होते हैं और उसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। उसके प्रत्येक प्रतीक के बारे में बात करेंगे, जैसे पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इसका जो सिंबल क्या होता है, ठीक है? और इसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से जो है हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे विराम चिन्ह के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे हो गया 12 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में यहाँ पे इस 2017 के प्रीवियस ईयर में हम लोग विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर विराम चिन्ह के बारे में दिया है, यहाँ पे ये आपका प्रतीक हो गया, ये उपयोग इसका क्या होता है और उदाहरण यहाँ पे दिया है, ठीक है? तो एक-एक करके हम 12 विराम चिन्हों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का यहाँ पे प्रतीक देख सकते हैं और उसके बाद में इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है कि वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे वह स्कूल गया, ये आपका ये पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका ये सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया। इसका हम प्रयोग कहाँ उपयोग करते हैं तो किसी प्रश्न के अंत में उपयोग करते हैं जहाँ पे किसी भी सेंटेंस मतलब वाक्य जो हो गया उससे ये भाव प्रकट हो कि उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे है कि तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। उसपे बाद में हम देखते हैं यहाँ पे 3rd नंबर की बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें क्या होता है ये साइन होता है। इस प्रकार से ये साइन होता है, ठीक है? यहाँ पे दिया है कि आश्चर्य, खुशी, दुःख या भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम जो है विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे अरे! यह कितना सुंदर है, ठीक है? किसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरे! यह कितना सुंदर है। तो आश्चर्य यहाँ पे जो है प्रकट किया जा रहा है कि अरे! यह कितना सुंदर है, इतना सुंदर नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो है विस्मयाद बोधक चिन्ह के बारे में बात किया। उसके बाद में अल्प विराम के बारे में हम बात करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसको जो है ये थोड़ी समय के लिए रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको अल्प विराम के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट बात की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूर्ण विराम आपका होता है ये वाक्य जो सेंटेंस रहता है उसके अंत में किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा वाक्य के अंत में किया जाता है। लेकिन अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम का मतलब होता है कि ये वाक्य के बीच में किया जाता है, ठीक है? तो दोनों में पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में हम लोगों ने देखा कि अंतर क्या होता है, ठीक है? और अर्ध विराम का भी प्रयोग जो है बीच में किया जाता है, वाक्यों के बीच में किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अल्प विराम के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइन होता है अल्प विराम का। उसके बाद में वाक्य में थोड़े समय के लिए जो है रोकने के लिए इसके संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी थोड़े समय के लिए जब हम रुकते हैं, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे है सेब, केला और आम। तो यहाँ पे अल्प विराम का जो हमने प्रयोग किया, अल्प विराम का, आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखते हैं अर्धविराम का प्रयोग, ठीक है? तो वाक्य के 2 हिस्सों को जो है जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि मुझे किताब पढ़नी थी लेकिन समय नहीं मिला। ये दोनों जो है वाक्य उपवाक्य है, ये वाक्यों को 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ये वाक्य का एक हिस्सा ही है, मुझे किताब पढ़नी थी, उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन समय नहीं मिला, ठीक है? तो वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे वाक्यों को 2 हिस्सों में जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे द्विबिंदु का प्रयोग जो इसे द्विबिंदु कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अल्पविराम का साइन हो गया, अर्धविराम का। यहाँ पे किसी सूची, व्याख्या या उदाहरण देने के लिए जो है इसका द्विबिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे ये चाहिए, क्या-क्या चाहिए? पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया और कागज हो, ठीक है? तो इसको सूची, व्याख्या या उदाहरण के लिए जो है किया जाता है। अब हम देखते हैं उद्धरण चिन्ह क्या होता है। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है कि किसी के कहे गए वाक्यों को जो है उद्धृत करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह यहाँ इस प्रकार से जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है? उसके बाद में कोष्ठक का प्रयोग तो अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए जो है यहाँ पे हम जो छोटा कोष्ठक होता है इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मझला कोष्ठक होता है, बेसिस ऑफ ब्रैकेट इसे कहते हैं, ठीक है? तो कोष्ठक यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं जैसे यहाँ पे कोई जानकारी अतिरिक्त जानकारी हो गया और किसी चीज का स्पष्टीकरण करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया
दिल्ली बहुत सुंदर है। तो दिल्ली जो है कि भारत की राजधानी है, तो इसको हमने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, जो कि बहुत सुंदर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसको जो है 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्र, भाव, ठीक है? जैसे माता-पिता। त्रुटि चिन्ह क्या होता है? जैसे किसी में जो है त्रुटि हो जाए तो वहाँ पे त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य अधूरा होने का संकेत। जैसे वह बोलने ही वाला था कि, ठीक है? यहाँ पे वाक्य जब अधूरा होता है तो उसका संकेत के लिए त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसके पहले। तो अनुस्वार क्या होता है? एक बिंदी के द्वारा और इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये विसर्ग का साइन होता है। अनुस्वार में जैसे नासिक की ध्वनियों को जो है व्यक्त करने के लिए और पारंपरिक शब्दों और पवित्र ग्रंथों में इसका जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे रामा, विष्णु, मंथन, संसार, ठीक है? तो हमने देखा यहाँ पे 12 प्रकार के जो विराम चिन्ह होते हैं उसके बारे में हमने संपूर्ण यहाँ पे विश्लेषण किया, ठीक है? उदाहरण देखें उसका साइन क्या होता है सभी के बारे में बात की। अब हम लोग यहाँ पे 13 नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि अशुद्ध उच्चारण की किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है? यानी हम किसी भी शब्द का हम जब उच्चारण करते हैं तो उसका क्या कारक है कि जो कारक प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से हम उस शब्द का जो है उच्चारण हम गलत प्रकार से करते हैं। इसको यहाँ पे कारक के बारे में लिखना है, तो हमको केवल 4 कारक के बारे में लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। जैसे जहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव जैसे क्षेत्रीय भाषा में कुछ शब्द हो गया उसको अलग प्रकार से बोला जाता है, तो ये अशुद्ध उच्चारण वहाँ पे जो है बनता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में शिक्षकों द्वारा अशुद्ध उच्चारण कोई टीचर हो गया अगर क्लास में वहाँ पे पढ़ा रहा है बच्चों को, अगर टीचर ही गलत उच्चारण करेंगे तो वहाँ पे बच्चों को जो है गलत उच्चारण याद होंगे, तो ये भी एक कारक हो गया। उसके बाद में स्वर और व्यंजनों के गलत ज्ञान, कौन-सा मतलब वर्ड जो होता है, स्वर होता है और कौन-सा व्यंजन होता है, इसके बारे में अगर बच्चों को गलत जानकारी है, तो वहाँ पे अशुद्ध उच्चारण उनको जो है करना पड़ेगा। उसके बाद में है सुनने और बोलने का अभ्यास कम होना, अगर कोई बोल रहा है, तो वहाँ पे अगर ठीक प्रकार से सुनाई नहीं दे रहा है, सुनते नहीं है, और ठीक प्रकार से बोलने वाला व्यक्ति बोलता नहीं है, तो वहाँ पे अगर बोलने और सुनने में दिक्कत है, तो आपको जो है गलत उच्चारण जो है आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अशुद्ध उच्चारण किया जाता है, उसके क्या-क्या कारक होते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में दिया कि छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। अभी हमने देखा कि जो अशुद्ध उच्चारण होते हैं, उसके कारक क्या होते हैं? किस प्रकार से बच्चों में अशुद्ध उच्चारण की आदत लगती है, ठीक है? किस प्रकार से उच्चारण जो होता है, उसका गलत उच्चारण बच्चे करते हैं। अब हम देखते हैं जो अशुद्ध उच्चारण होता है, उसको किस प्रकार से हम मतलब सुधार कर सकते हैं, उसको ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को जो है यहाँ पे लिखना है। तो किन-किन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे जिससे जो है बच्चे को जब हम पढ़ाएँ तो वो ठीक प्रकार से उच्चारण कर सके। तो निम्नलिखित बिंदुओं को हम देख सकते हैं कि सही उच्चारण के लिए श्रवण कौशल का विकसित करना। यानी कोई भी उच्चारण के लिए ठीक प्रकार से अगर हम उच्चारण करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसके लिए हमको श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है। श्रवण कौशल जो है विकसित करना चाहिए। यानी ठीक प्रकार से अगर आपको सुनाई दे रहा है तो वहाँ पे आप उच्चारण ठीक प्रकार से कर ले जाएँगे। उसके बाद में है कि ध्वनियों का सही ज्ञान होना। जो ध्वनि होती है, वर्ण होती है, वर्णों को वर्ण की जो धुन होती है, ध्वनियों का जो है ठीक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है अभ्यास हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना। जो उच्चारण होता है, उच्चारण का एक अभ्यास होना चाहिए और क्षेत्रीय प्रभाव का वहाँ पे जो है अशुद्ध उच्चारण में पड़ता था, तो यहाँ पे जो है क्षेत्रीय प्रभाव को जो है पहचान कर उसे सुधारना चाहिए कि जो क्षेत्रीय प्रभाव हो गया मतलब जो क्षेत्रीय प्रभाव होता है उसमें कौन-सी अशुद्धियाँ हैं उच्चारण में, उसको हमको पहचान कर जो है उसमें सुधार करना चाहिए। 15 नंबर में दिया है कि उच्चारण शिक्षा की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। जो उच्चारण शिक्षण होती है उसको विधियाँ मतलब किस प्रकार से हम जो उच्चारण किया जाता है उसको किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उच्चारित कर सकते हैं, इसकी शिक्षण विधियाँ जो होती है, टीचिंग मेथड होता है, कौन-कौन सी विधियाँ होती है, इसके बारे में हमको संक्षिप्त में बताना है। ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है 4 उच्चारण शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट दिया है कि श्रवण विधि। श्रवण विधि मतलब हो गया श्रवण मतलब यहाँ पे संदर्भ है कि सुनने की विधि। यहाँ हम विधि का प्रयोग करेंगे जो सुनते हैं।
यानी सही उच्चारण सुनने का जो है अभ्यास करना, ये श्रवण विधि हो गया। मौखिक अभ्यास विधि, यानी बोलने का जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे जो बोलने का नियमित अभ्यास करते हैं, तो कोई भी शब्द हो गया तो उसमें उच्चारण जो होता है ठीक प्रकार से हम उच्चारित कर सकते हैं। उसके बाद में अनुकरण विधि, यानी अनुकरण मीन्स होता है सुनकर, और मतलब सुनकर नकल करना, ठीक है? अनुकरण मतलब यही होता है कि सुनकर नकल करना देखकर, ठीक है? तो जैसे कोई टीचर हो गया, टीचर उच्चारण जब कर रहा है तो उसका हम नकल करना चाहिए, ठीक है? किस प्रकार से उच्चारण कर रहा है, किस शब्दों का। उसके बाद में है रिकॉर्डिंग विधि। रिकॉर्डिंग विधि मतलब छात्रों को उनकी रिकॉर्डिंग सुनाकर भी जो है, जो शब्द होते हैं उच्चारण से संबंधित जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, उसके उच्चारण मतलब रिकॉर्डिंग सुनकर भी जो है उच्चारित ठीक प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 16 नंबर में दिया है कि छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। अपेक्षित मतलब होता है कि मतलब जितना ठीक प्रकार से लिख पाए वो। लेखन कौशल का विकास हम किस प्रकार से बच्चों में, छात्रों में कर सकते हैं। तो लेखन का जो है अभ्यास कराकर कर सकते हैं। वाक्य संरचना और व्याकरण का जो है, वाक्य की संरचना किस प्रकार से जो है, कर्ता, क्रिया, कर्म कहाँ पे प्रयोग होगा, इसके बारे में ये संरचना हो गया। और व्याकरण कहाँ पे क्या प्रयोग करना चाहिए, व्याकरण के ज्ञान में उनको ज्ञान होना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करें तो रचनात्मक लेखन जैसे निबंध हो गया, पत्र हो गया और कहानी लिखने को के लिए जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि कम समय में किस प्रकार से ठीक प्रकार से जो है कहानी हो गया, पत्र हो गया, निबंध हो गया, लिख सके। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि त्रुटियों को पहचान कर उन्हें सुधारने में मदद करना चाहिए। यानी जो बच्चे जो उच्चारण करते हैं वहाँ पे अगर किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है उनको, तो किस प्रकार से उसको पहचान कर जो है उसमें सुधार करना चाहिए। 17 नंबर में दिया है कि लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। जो लेखन शिक्षण होता है, किसी भी चीज़ को हम जब ले लिखते हैं तो उसकी जो विधियाँ होती हैं, टीचिंग मेथड मतलब टीचिंग, यहाँ शिक्षण विधियाँ जो होती है, टीचिंग मेथड लेखन की, उसके बारे में हमको उल्लेख करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि सीधी विधि, तो वाक्य जो है लिखवाकर सिखाना, सीधी विधि। और एक हो गया व्याकरण आधारित विधि, यानी सही वाक्य का निर्माण किस प्रकार से, इस पे ध्यान देना चाहिए कि उसकी संरचना और व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां ना हो। उसके बाद में है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि किसी विषय पर लेखन का अभ्यास कराना। प्रत्यक्ष विधि मतलब कोई भी विषय हो गया उस पर जो है लेखन का अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए। संरचनात्मक विधि मतलब छात्रों को स्वतंत्र रूप से जो है रचना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद में हमको 18 नंबर में बात करना है कि अर्ध विराम जो होता है और पूर्ण विराम होता है, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण देंगे। तो इस प्रकार से हमने जो 12 प्रकार के जो विराम चिन्हों के बारे में बात किया, तो वहां से ये क्वेश्चन इंक्लूड उसमें हो गया। ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे दिया अर्धविराम। अर्धविराम के बारे में पूछ रहा है, तो अर्धविराम हो गया, जैसे इसको जो है हमने बताया था कि अर्धविराम का ये वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बीच में रुकने का संकेत होता है। जैसे मुझे फल चाहिए, सेब, केला और आम, तो यहाँ पे उदाहरण हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है, इसको वाक्य के अंत में रुकने के लिए, इसमें अंत में रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो है बीच में प्रयोग किया जाता है जो अर्धविराम होता है, और पूर्ण विराम जो होता है इसको अंत में किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उदाहरण की बात करें, यहाँ पे मैं आज विद्यालय जाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आज विद्यालय जाऊंगा, यहाँ पे जो है पूर्ण विराम का यहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 18 क्वेश्चन यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका पे देख सकते हैं कि वर्ग में आने वाले जो वर्ण होते हैं, इसमें से कौन सा है, का चाटा या का गा या घा या का चा खा या का खा बा। तो यहाँ पे जो है कौन सा है जो एक ही वर्ण मतलब एक ही वर्ग में जो है आता है, ठीक है? तो इसको वर्ग की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे ये का हो गया, का वर्ग में जैसे का खा गा घा ये सभी आते हैं, का खा गा घा अंगा। और चा वर्ग हो गया और टा वर्ग हो गया, 5 वर्ग होते हैं। और अगर वर्ण की संख्या की बात करें, इसमें जो है 5 वर्ग होते हैं, ठीक है? पा वर्ग हो गया, ये जो है ये पांचों वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसमें जो हमको ये बताना है कि कौन सा एक ही वर्ग से जो है संबंधित है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है, ये का खा गा घा, ये एक ही वर्ग से जो है आता है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है।
इसमें से जो दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है इनमें से कौन सा है, कुमुदनी है या कुमुदुनी है, या इसमें से जो है मतलब कौन सा वर्तनी यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुमुदनी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपका ये 3 नंबर ऑप्शन सही है। बाकी बात करें तो यहाँ पे उच्चारण स्थान की बात कर रहा है, इसका जो है उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स से जो है बात कर चुके हैं। जब राजन सीरीज कर रहे थे तो वहाँ पे जो है हम लोग बिल्कुल विस्तार से बात किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। आप लोग नहीं देखे तो जो है चैनल पर जाकर राजन सीरीज को जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे बा का बा वर्ण जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तालु हो गया, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया या ओष्ठ हो गया। तो इसको जो है उपोष्ठ इस प्रकार से उपोष्ठ करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों रहता है, और उसके बाद में पा, फा, बा और भा इसमें आता है उपोष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे ओष्ठ से होता है, इसमें जैसे यहाँ पे बा आपका मिल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बा वर्ग जो है ये उपोष्ठ से जो है सबका उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद में यहाँ पे विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो कृतज्ञ, इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा, आकर्षण होगा या कर्ता होगा या करणीय होगा या कृतज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये कृतज्ञ होता है। 5 नंबर में दिया है जो पहले कगीन हुआ हो, मतलब यहाँ पे है जो पहले कभी, इसको सही कर लीजिएगा। कभी हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा या अपूर्व होगा या अनुपम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अभूतपूर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ग में आने वाले वर्ड ये जिस प्रकार से हमने बताया उसका आंसर की ये हो गया पांचों क्वेश्चन का। तो यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अब देखते हैं कि अतलग उत्तरीय प्रश्न जो कि 25 शब्दों में ये लिखना होता है। तो यहाँ पे दिया है कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर वह होती है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में जो है स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें मुख से जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, और जिनके उच्चारण में वायु को बिना किसी अवरोध के जो है बाहर निकलने दिया जाता है। इसमें जैसे हो गया छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सभी जो है ये स्वर होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर में दिया है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 नहीं ये 4 होता है ऊष्म व्यंजन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग माना गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों सा और हा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे 8 नंबर की हम बात करते हैं अतीत एवं अभूत शब्द के जो है पर्यायवाची शब्द को लिखना है। तो अतीत की अगर बात करें तो आगंतुक इसे कहते हैं, पाहुना इसे कहते हैं, मेहमान हो गया, आगंतुक हो गया, उसके बाद में आगत हो गया, अभ्यागत या आगंतुका। ये सभी जो है अतीत के जो है ये सभी पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अभूत का पर्यायवाची अनसुना हो गया, अनदेखा हो गया, असंभव हो गया या अनहोनी, अलौकिक, अनुपम या अभूतपूर्व। ये सभी जो है ये अभूत का पर्यायवाची हमने देखा। उसके बाद में 9 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर दिया है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द कौन सा होगा। तो इसको कहते हैं अद्वितीय, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों की बात करें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ पे जो कभी पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, और उसके बाद में जो बिना बुलाए आया हो उसे अतीत कहते हैं, जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी, और जिसका कोई अंत ना हो अनंत कहते हैं, और जिसे माप ना किया जा सके अक्षम्य, ठीक है। जो जल्दी नष्ट हो जाए उसे कहते हैं नाशवान, जो आसानी से ना समझ में आए उसे दुर्बोध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो है यहाँ वाक्यांश कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के बारे में। उसके बाद में 10 नंबर में दिया है कि अंधों में काना राजा का आशय क्या होता है, ठीक है। तो यह कहावत तब प्रयोग की जाती है जब अयोग्य या कम योग्य व्यक्ति किसी समूह में जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। यानी सब लोग जो है अयोग्य है, उसमें जो है किसी एक को जो है एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अन्य उससे भी जो है अधिक अयोग्य होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है अनुलेख किसे कहते हैं, तो पत्र के अंत में लिखा गया कोई विशेष संदेश या टिप्पणी जो होता है जो मुख्य विषय के बाद जोड़ा जाता है उसी को अनुलेख कहते हैं। जैसे पीएस हो गया आपका स्वास्थ्य कैसा है। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में दिया है कि व्यंजन किसे किसे कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण लिखिए। तो व्यंजन क्या होता है ये 2017 में भी आपके क्वेश्चन आ चुका है।
तो आप लोग जो है अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आप लोग प्रीवियस ईयर केवल सॉल्व करके चले जाइए, ठीक है? तो व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन वह ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है? इसका स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। यहाँ पे यह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। यहाँ पे या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। उसके बाद में सरस्वती एवं बसंत शब्द के 2-2 पर्यायवाची, तो 2 के अलावा जो है हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कभी 3, लेकिन आपके एग्जाम में जो है, आपके डीएलएड में जो है मैक्सिमम 2 ही पूछा जाता है। तो सरस्वती के पर्यायवाची की बात करें तो शारदा हो गया, बीड़ा पाणी हो गया, जैसे सरस्वती बीड़ा बीड़ा धारण की है, ठीक है? भगवती हो गया, वाग्देवी, भारती, ब्रह्माणी, वाणी, ठीक है? उसके बाद में बसंत हो गया, बसंत के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे ऋतुराज हो गया, माधव हो गया, चैत और पुष्प ऋतु, कुसुमाकर, सुरभि ऋतु, ठीक है? तो हमने देखा यहाँ पे सरस्वती के पर्यायवाची और बसंत के पर्यायवाची के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? ये 14 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनि क्या होते हैं, ठीक है? तो अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण जो होता है इसमें जो है जो वर्गीय व्यंजन होता है इसमें पहला, तीसरा और पांचवा इसमें रहता है, और महाप्राण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड और चौथा, ठीक है, यानी दूसरा और चौथा पाया जाता है। तो जब ध्वनि के उच्चारण में जो है कम वायु का प्रयोग किया जाता है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं, और महाप्राण जब अधिक वायु का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अल्प प्राण की बात करें तो पहला मतलब का हो गया, जो स्पर्श व्यंजन होता है का हो गया, गा हो गया, ठीक है, और ये पांचवा होता है तो अंगा हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में महाप्राण की बात करें तो इसमें दूसरा और चौथा आता है, इसमें अधिक वायु का प्रयोग किया जाता है, जैसे खा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्प प्राण जो होता है इसको विस्तार से थोड़ा देखते हैं, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्गीय व्यंजन होता है, इसमें दूसरा और चौथा होता है महाप्राण में। यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा है सब, और ये चौथा है। यहाँ पे ये जो है आपका इतना जो है ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया और ये पांचवा हो गया। अब इसके अलावा अगर बात करें तो या, रा, ला, वा ये सभी जो है अल्प प्राण में आते हैं, और इसके साथ ही जो है 11 स्वर आता है, ठीक है। अगर अल्प प्राण महाप्राण की बात के अलावा जो है आप लोगों को एग्जाम में आ जाए अघोष और सघोष, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसकी बात करें तो इसका जो है उल्टा यहाँ पे देख सकते हैं, इसको किस प्रकार से हम याद करेंगे। जैसे अल्प प्राण में छोटा आता है, अघोष में छोटा आता है, तो इसको एक तरफ ये बिल्कुल मतलब सिस्टमेटिक ढंग ढंग से जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो पहले अल्प प्राण में छोटा आएगा, यहाँ आएगा, और इसको जो है इस प्रकार से हम अगर कर देंगे तो इसका जो है मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये देखते हैं, ये इतना इतना आपको इसमें मिल जाएगा, ये यहाँ पे देखते हैं। हाँ केवल नहीं मिलेगा, हाँ यहाँ पे जो है सघोष में रहता है और महाप्राण में रहता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो तीनों सा होता है इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ये तीनों सा यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप दिमाग में जो है बैठाकर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये एक ही पेज से जो है क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा अल्पप्राण, महाप्राण, और उसके अलावा अगर बात करें अघोष की तो इसमें स्पर्श व्यंजय जो रहता है फर्स्ट और सेकंड रहता है। यहाँ पे देखिए अल्पप्राण, यहाँ पे छोटा आ से स्टार्टिंग हुआ, यहाँ पे आ से स्टार्टिंग हुआ, तो इसमें भी एक रहेगा, इसमें भी एक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 3 5 रहता है, यहाँ पे 1 2 रहता है, और इधर जो बचता है 3 4 5, एक मतलब सीरियल नंबर में रहता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है सस्वर वाचन किसे कहते हैं, और भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या होता है और इसके महत्व क्या होते हैं। तो सस्वर वाचन होता है जब कोई पाठ या सामग्री आवाज के साथ जो है पढ़ी जाती है, तो उसी को जो है हम सस्वर वाचन कहते हैं। इसके उद्देश्य और महत्व की बात करें तो छात्रों को उच्चारण में सुधार होता है, और पाठ की स्पष्टता और समझ को जो है बढ़ावा मिलता है। आत्मविश्वास इसके द्वारा जो है विकास होता है, और सुनने और बोलने का कौशल भी इसके द्वारा जो है मजबूत होता है। उसके बाद में यहाँ पे पूर्ण विराम और विस्मयाद बोधक चिन्ह में क्या अंतर होता है? तो पूर्ण विराम क्या होता है इस प्रकार से, और विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है यहाँ पे ये साइन है। तो इसके बारे में हम लोग जो है 12 प्रकार के बारे में टोटल जो है जो विराम चिन्ह होते हैं सभी के बारे में बात कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में बिल्कुल विस्तार से।
तो यहाँ पे केवल 2 ही पूछा गया है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का जो है प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जो वाक्य की समाप्ति को दर्शाता है, ठीक है? विस्मयाद बोधक इसका मतलब होता है कि जहाँ पे आशय, खुशी, दुःख और अन्य गहरे भावों को जो है व्यक्त करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं ये 17 नंबर में दिया है कि भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता व महत्व बताइए। आवश्यकता क्यों होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर केवल कर लीजिए। ये मतलब कि ना सीरीज पढ़ने की आवश्यकता है, ना क्लास करने की। केवल ये प्रीवियस ईयर आप लोग पे जोर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं महत्व के बारे में बात करें तो वाक्य को जो है स्पष्ट और अर्थपूर्ण ये जो चिन्ह होता है बनाता है और पाठक को सही ढंग से जो है अर्थ समझने में सहायता करता है और विचारों की जो व्यवस्थित ढंग से जो है प्रस्तुत करने में भी ये सहायता करता है। जैसे अल्प विराम की बात करें तो वाक्य में छोटे छोटे ठहराव के लिए इसका बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम हो गया, यहाँ पे अल्प विराम हो गया, राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के बारे में बात करें, अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर के। 18 नंबर में दिया है कि संयुक्त अक्षर छात्र ज्ञान। अभी तक हमने जो 2016 का पेपर, 2017 के पेपर और ये 2020 का पेपर है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा क्वेश्चन? एक होता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है? संयुक्त वर्ण पूछा जाता है और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन की बात करता है और उसके बाद में उस व्यंजन की बात करता है। तो ये सभी और विराम चिन्ह की बात करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये हमेशा हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे का हो गया, ये का और सा से मिलकर बनता है। तरा ता और रा से मिलकर बनता है, ठीक है? या जा और यहाँ पे देख सकते हैं या के मिल से बनकर यहाँ पे बनता है, ठीक है? तो छात्र ज्ञ और एक सरा होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2020 का जो है संपूर्ण पेपर को हल कर चुके हैं और फर्स्ट में दिया है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या यहाँ पे कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 6 होता है। तो अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या जो है 4 होती है। अब ये जो है क्वेश्चन जो है हर पेपर अभी तक हमने जो 2016 का, 17 का, 20 का और 22 का यहाँ पे सब में मतलब ये क्वेश्चन जो है मिल रहा है, ठीक है? और स्पर्श व्यंजनों के बारे में जो है हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और उसके बाद में वा हो गया। तो ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या के बारे में हमने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। जो स्पर्श व्यंजन होता है इसकी संख्या जो है कितनी होती है। तो इसमें जो है ये 5 वर्ग होता है, ठीक है? इसमें 5 वर्ग होता है। अब किस प्रकार से याद कर सकते हैं? कु, चु, टू, तू, पू। इसका मतलब ये है कि ये का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इसमें कौन कौन सी संख्या आती है उसको अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो वर्गीय व्यंजन होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? एक ही स्थान से जो उच्चारित होने वाले स्वर और व्यंजन होते हैं, हिंदी में जो है 5 वर्गीय व्यंजन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं का वर्ग हो गया, उसके बाद में चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो ये सभी जो है ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या पूछा गया है आपके पेपर में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है। तो एक वर्ग में जो है 5 वर्ण होता है। तो इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 25 जो है व्यंजन होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है। तो अल्प प्राण, महाप्राण और उसके बाद में सघोष और अघोष के बारे में हम लोग इसके पहले का जो पेपर सॉल्व किए थे वहां पे डिटेल्स में जो है देखे थे। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं इसके पहले का पेपर, ठीक है? तो इसमें अगर हम बात करें महाप्राण में जो है आपका जो वर्गीय व्यंजन होता है दूसरा और चौथा मिलता है और जो अल्प प्राण होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये वर्गीय व्यंजन मिलता है। इसमें कौन सा महाप्राण नहीं है, यानी ये दूसरा और चौथा। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौथा हो गया तो ये गलत हो जाएगा आपका। टा ठा ये दूसरे पे आएगा, ये गलत हो जाएगा। ये भी दूसरे पे आएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट में ये अल्प प्राण आपका ये जो का होता है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर में दिया है कि कृत शब्द का जो है विलोम क्या होता है। दृढ़ होता है, कठोर होता है, स्थूल होता है या मजबूत होता है।
तो यहाँ पे क्रिस की बात करें तो इसका मतलब होता है स्थूल, इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं होता है। तो भाषाई कौशल जो है इनमें से कौन सा नहीं होता है, लेखन हो गया, गद्य हो गया, पठन हो गया या वाचन हो गया। तो इसमें लेखन ये अगर कौशल की बात करें तो कौशल जो है चार होता है। लेखन भी होगा, यहाँ पे पठन भी होगा और वाचन भी होगा। आपका यहाँ पे गद्य जो होता है ये जो है कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है आंसर की, ये 5 क्वेश्चन का आंसर की दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 होता है। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जो 5 वर्गों में आते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है डिटेल्स में जो है आंसर की में जो है आप लोगों के दिया हुआ है, ठीक है। का हो गया यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं का अल्प प्राण होता है। किरिस का विलोम स्थूल होता है। किरिस शब्द का अर्थ क्या होता है, दुर्बल, और स्थूल का अर्थ होता है मोटा, ठीक है। तो विलोम यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया था कि भाषाई कौशल नहीं है। तो गद्य जो होता है ये भाषाई कौशल नहीं होता। भाषाई कौशल में जैसे लेखन हो गया, पठन हो गया, वाचन हो गया और श्रवण कौशल जो है शामिल होते हैं, लेकिन गद्य जो है ये साहित्यिक रूप से जो है कौशल नहीं होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे अतलग उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, ये 25 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पूछा गया कि हर्ष स्वर जो है किसे कहते हैं। जो हर्ष स्वर होता है ये किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में जो है बहुत कम समय लगता है। इसमें अगर हम बात करें तो हर्ष स्वर ये जैसे छोटा, छोटी, छोटा, ऊ, री, ये सभी हर्ष स्वर होते हैं। उसके बाद में 7 नंबर में दिया है कि सुधा एवं पंकज का अर्थ क्या होता है। सुधा का मतलब होता है अमृत और पंकज का अर्थ होता है कमल, जो कीचड़ से जो है उत्पन्न होने वाला फूल होता है। उसके बाद में हम कारक की बात करते हैं, तो कर्ता कारक का चिन्ह यहाँ पे आपको लिखना है। तो कारक क्या होते हैं, कारक वह शब्द होते हैं जो वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्दों से जो है संबंध को व्यक्त करते हैं। कर्ता कारक के यहाँ पे चिन्ह के बारे में बात किया है, तो कर्ता का कारक का चिन्ह ने होता है, जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ पे कर्ता कारक होगा। उसके बाद में 9 नंबर में दिया है कि अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। यानी अभिव्यक्ति हम किसके द्वारा जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने भावनाओं को, ठीक है। तो अभिव्यक्ति के साधन देख सकते हैं, भाषा, भाषा के अंदर लिखकर, वाचन करके, पठन करके या श्रवण करके जो है हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। कला के द्वारा, चित्रकला, संगीत या नृत्य के द्वारा भी जो है व्यक्त कर सकते हैं। अभिनय के द्वारा या इशारे के द्वारा जो है व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में विराम चिन्ह का आशय क्या होता है, तो इसका 2017 का जब हम पेपर कर रहे थे तो इसको जो है डिटेल से बारे में, जो 12 जो भी चिन्ह होते हैं सभी के बारे में बात किया था। तो विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह वाक्य में जो है रुकने, ठहरने या भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लेखन के वाक्यों के अर्थ को जो है स्पष्ट करते हैं। जैसे आपका हो गया पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम क्या होता है, ये वाक्य के जो है अंत में किया जाता है, और अल्प विराम का प्रयोग कम समय तक रुकने के लिए जो है इसका बीच में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर में दिया है कि मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। ये अभी तक क्वेश्चन जो है 2016 का हमने सॉल्व किया, 17 का सॉल्व किया, उसके बाद में 20 का और 22 का ये पेपर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक इसमें नहीं मिला है, ये जो है न्यू क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दिया है कि मांटेसरी विधि का उपयोग जो है इसका उपयोग कब किया जाता है। तो मांटेसरी विधि का उपयोग जो है छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए किया जाता है, और इसमें बच्चों को उनके स्वाभाविक विकास और रुचि और स्वतंत्रता को जो है ध्यान में रखते हुए टीचिंग किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह विधि बच्चों के जो है व्यवहारिक, सामाजिक और मानसिक विकास पर जो है जोर देता है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये 75 शब्दों में लिखना होता है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ से पूछा गया कि सिरु रेखा जो है किसे कहते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। दो उदाहरण देते हुए समझाइए। तो सिरो रेखा क्या होती है, वह सीधी रेखा होती है जो देवनागरी लिपि जो होती है इसमें अधिकांश अक्षरों के जो ऊपर खींची जाती है, इसी को जो है हम लोग सिरो रेखा कहते हैं। तो ये रेखा सभी अक्षरों को जो है एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे कमल लिखा हुआ, तो कमल के ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देवनागरी में लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो अक्षरों के ऊपर जो लिखा हुआ है यही सिरो रेखा होती है। जैसे का, मा, ला के ऊपर जो लिखा होता है ये सिरो रेखा होती है। जैसे पुस्तक हो गया, पुस्तक पे पा, सा, का के ऊपर जो लिखा होता है इसी को जो है सिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। तो सिरोरेखा के बारे में जो है आप लोगों ने देखा, समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में दिया है कि लेखन शिक्षण के महत्व को बताइए। जो लेखन शिक्षण होता है, हम किसी चीज को लिखते क्यों है और इसका जो है शिक्षण में क्या महत्व होता है, इसको स्पष्ट करना है।
तो लिखते क्यों हैं? अब व्यक्ति का विकास करने के लिए यानी लेखन कौशल व्यक्ति को अपने विचार व्यवस्थित ढंग से जो है व्यक्त करने के लिए हम मतलब कोई भी हो गया एक लेटर लिखते हैं तो इस पे जो है हम लोग अगर लिखते हैं तो अब व्यक्ति जो है प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। और भाषा ज्ञान का संवर्धन यानी लेखन के माध्यम से व्याकरण, वर्तनी और शब्दावली का जो है अभ्यास होता है जिसके कारण उच्चारण और व्याकरण, वर्तनी और शब्दावली में जो है शुद्धता आती है। 3 नंबर की बात करें तो सृजनात्मकता का विकास होता है, इसके द्वारा जो है प्रेरणा मिलती है सृजनात्मकता के लिए। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर में दिया है कि श्रुत लेख का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व बताना है और अर्थ। तो श्रुत लेख का क्या होता है मतलब सुनकर लिखना। तो श्रुत लेख होता है कि शिक्षक एक पाठ, वाक्य या शब्द को पढ़ता है, यानी कोई टीचर हो गया वो जब किसी शब्द या वाक्य को पढ़ता है, तो उसके द्वारा जो छात्र होते हैं ये जो है सुनकर लिखते हैं, ठीक है? इसका महत्व के बारे में बात करें तो श्रुत लेख से सुनने, लिखने की क्षमता जो है विकसित होती है क्योंकि जो है जब टीचर शिक्षक बोलता है तो सुनते हैं और जो बच्चे लिखते हैं तो उसके द्वारा जो है सुनने और लिखने की क्षमता जो है विकसित होती है। और जब लिखेंगे किसी भी शब्द को, कहानी या कविता को तो उसके द्वारा वर्तनी, ध्यान और शब्दों की जो है शुद्धता में वे प्रभावी माध्यम होता है यानी सिखाने का प्रभावी माध्यम होता है। इससे भी जो है लिखावट जो है ठीक प्रकार से हो जाती है। उसके बाद में दिया है कि विद्यार्थी की स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है? सोचने की क्षमता को जो है बढ़ाता है। अब यहाँ पे उष्म व्यंजन जो है हर पेपर में इससे पूछा जाता है, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो ये सब वही रिपीट करके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। उष्म व्यंजन की बात करें तो उष्म व्यंजन क्या होता है? तो वह व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु जो है घर्षण ध्वनि से उत्पन्न होती है यानी इससे जो है अ, ऊष्मा जो है निकलती है। जब इस वर्ड को आप बोलेंगे तो आपके मुख से जो है ऊष्मा निकलेगी। यानी घर्षण जो सतह 2 सतह के बीच में जो लगता है उसे घर्षण कहते हैं और इसके द्वारा ऊष्मा जो है निकलती है। तो ऊष्मा की यहाँ ऊष्म व्यंजन की संख्या बात करें 4 होती है। तीनों सा हो गया और यहाँ पे हा हो गया, ठीक है? उसके बाद में 16 नंबर में दिया है कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो देवनागरी लिपि होता है हिंदी की लिपि, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में लिखना। तो सिरोरेखा का प्रयोग, इसके पहले हमने देखा कि सिरोरेखा किसे कहते हैं। कोई भी जो है शब्द हो गया इसके ऊपर जो लिखा जाता है इसी को हम सिरोरेखा कहते हैं। तो अक्षरों के ऊपर एक सीधी रेखा जो होती है इसको सिरोरेखा कहते हैं। और ध्वनि आधारित यानी प्रत्येक जो वर्ण होता है उसका एक ध्वनि होता है, ठीक है? ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे का हो गया, ये स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है? ये कंठ ध्वनि का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी प्रकार से हो गया जितने भी वर्ण होते हैं यानी प्रत्येक वर्ण एक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्णमाला की बात करें स्वर और व्यंजन जो है अलग-अलग इसमें व्यवस्थित वर्गीकृत किए गए हैं। लिखने में सरल यानी यह वैज्ञानिक और सुगठित जो है लिपि होती है और ये लिखने में सरल होती है। तो यहाँ हमने देखा कि देवनागरी लिपि जो होती है जो अ, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है देवनागरी में लिपि में इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद में 17 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि विलोम, तुकांत और समानार्थी शब्दों के आशय और इसके उदाहरण देना है। तो विलोम शब्द क्या होता है? जो एक दूसरे के अर्थ के विपरीत जो होते हैं उसी को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य का असत्य हो गया और दिन का जो है रात होता है, ठीक है? तुकांत शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का अंतिम अक्षर समान होता है उसे तुकांत कहते हैं। जैसे भान हो गया, ध्यान हो गया। यहाँ पे जब हम भान लिखते हैं, भान, अगर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये भा हो गया, ये आ हो गया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे ना हो गया और ये आ आएगा। तो यहाँ पे ये जो तुकांत जो अंतिम अक्षर समान होता है, अब यहाँ पे भान हो गया, एक एग्जाम्पल दिया है, दूसरा दिया है ध्यान। तो ध्यान को हम किस प्रकार से लिखेंगे? जब ये ना लास्ट में आएगा, ध्यान, जब ना लास्ट में आएगा तो यहाँ पे ना लिखेंगे, हलंत करेंगे और उसके बाद में आ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट में मिला ये अंतिम अक्षर जो है समान होता है तो उसी को हम तुकांत कहते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर की बात करें तो समानार्थी शब्द क्या होता है? जिसका अर्थ जो है समान होता है, ठीक है? जैसे सूरज हो गया, ये रवि हो गया। सूरज यानी रवि को ही हम सूरज कहते हैं, सूरज को रवि कहते हैं। चंद्र हो गया, शशि भी कहते हैं, ठीक है? तो समान अर्थ वाले शब्दों को जो है हम समानार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि अनुस्वार और अनुनासिकीय 2017 या 16 में यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था, ठीक है? इसको अंतर बताना और उदाहरण देना। तो अनुस्वार क्या होता है? इसको जो है बिंदी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अनुनासिक जो होता है इसे चंद्र बिंदु द्वारा जो है दर्शाया जाता है। तो जब किसी स्वर या व्यंजन के साथ नासिका का उपयोग किया जाता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं और नासिका के माध्यम से उच्चारण जो है
नासिका के माध्यम से जो है किया जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वर या व्यंजन के साथ नासिक का प्रयोग और इसमें स्वर का उच्चारण जो है, इसमें स्वर का उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है। इसमें स्वर या व्यंजन दोनों है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं गंगा हो गया, ये चंद्रबिंदु इसमें लगा है, अंश हो गया और यहाँ पे अनुनासिक की बात करें तो चंद्रबिंदु यहाँ चाँद हो गया, माँ हो गया। तो 18 नंबर हमने देखा अंतर की बात करें तो अनुस्वार अनुस्वार जो होता है ये व्यंजन से जुड़ा होता है, जबकि अनुनासिक जो होता है ये स्वर से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है यहाँ पे 2022 का जो है ये प्रश्न पत्र जो है बिल्कुल हम लोग हल करेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। वर्ड लिपि इनमें से कौन सा होता है जो लिपि विकास का जो है प्रथम सोपान होता है? वर्ड लिपि होता है या अक्षर लिपि होता है, चित्र लिपि होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका चित्रलिपि होगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे सेकंड की हम बात करें तो सेकंड में दे रहा है पर्वत शब्द का जो है समानार्थी क्या होगा? पर्वत शब्द जो होता है इसका समानार्थी क्या होता है, ठीक है? कूट हो गया या पादप हो गया, घन हो गया या आकार हो गया। तो इसका जो पर्वत है ये क्वेश्चन जो है हम लोग 2016 में कर चुके हैं, वहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट में बात किए थे, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है? तो पर्वत का को जो है कूट ये समानार्थी होता है, इसका भी मतलब पादप क्या होता है? पादप पेड़ पौधे से संबंधित होता है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, इनमें से कौन सा अल्पप्राण ध्वनि नहीं हो? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्पप्राण में जो स्पर्श व्यंजन होता है कौन कौन सा वर्ड आता है? तो अल्पप्राण की बात करते हैं हम। अल्पप्राण इसके बारे में विस्तार से अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष के बारे में हम लोग 2020 के प्रश्न पत्र में बात कर चुके हैं, ठीक है? आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्पप्राण ध्वनि में कौन-कौन सा वर्ड आता है। तो अल्पप्राण की बात करें तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ड आता है, ठीक है? और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में जो है इसमें सेकंड और फोर्थ का वर्ण आता है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, तो अल्पप्राण ध्वनि नहीं है तो पहला, तीसरा और पांचवा नहीं आना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पे ये फर्स्ट है, गलत हो गया। तीसरा हो गया, ये भी गलत हो गया। पा फा बा फा, पा फा बा, यहाँ पे ये बा जो है ये तीसरा हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अल्पप्राण नहीं है कौन सा? यहाँ पे खा जो होगा ये सेकंड पे आएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका महाप्राण हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि अंग और आह वर्ण कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या स्वर कहलाते हैं। तो इसके बारे में जो है हम लोग बिल्कुल विस्तार से बात कर चुके हैं। ये जो अयोगवाह होता है इसको क्या कहते हैं, ठीक है? ये जो अयोगवाह होता है ये अंग और आह ये अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अयोगवाह क्या होता है? इसका न स्वर होता है, न स्वर न व्यंजन। जो अयोगवाह वर्ड होता है ये ना तो स्वर होता है और ना ही ये व्यंजन होता है, ठीक है? इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को जो है किया जाता है, ठीक है? ये स्वर हो गया और व्यंजन हो गया, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो इसकी संख्या जो होती है अयोगवाह की, अयोगवाह जो है ये 2 होता है। कौन-कौन सा? यहाँ पे अंगा और आ दिया हुआ है। तो यही जो है 2 वर्ड जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये जो है 25 होता है, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये 4 होता है, ठीक है? और स्वर हो गया आपका। उसके बाद में हम 5 नंबर की बात करते हैं, ये कामायनी के लेखक कौन है? ठीक है? तो यहाँ पे ये पहली बार 2016 से लेकर जो है अभी तक लेखक से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इसमें जो है ये एक क्वेश्चन जो है दे दिया है। ये 2023 का पेपर है। तो कामायनी के जो है लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हो गया या जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए या सुमित्रानंद पंत हो गए। तो कामायनी के लेखक की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जो है इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर की आप सभी लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ये पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर की डायरेक्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव वन लाइनर भी करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है अतलकुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 25 शब्दों में इसको लिखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। जो कहानी, कोई भी कहानी हो गया उसका जब हम टीचिंग यानी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी विधियां क्या क्या होती हैं। तो कहानी सुनाना, कोई भी कहानी हो गया तो शिक्षक द्वारा जो है कहानी सुनाना, जिससे बच्चों में जो है सुनने की क्षमता और कल्पना शक्ति विकसित होती है। उसके बाद में है चित्रकला विधि।
इसमें क्या होता है कि बच्चों को कहानी से संबंधित चित्र दिखाकर जो है कहानी को समझाया जाता है। और एक हो गया कहानी पाठन, यानी बच्चों से कहानी पढ़वाना और जिससे उनका पढ़ने का जो है कौशल और समझ जो है बढ़ती है। विविधता का प्रयोग मतलब बच्चों को जो है कहानियों के विभिन्न रूपों जैसे कविता, गीत और नाटक आदि को जो है सुनाना चाहिए। समूह चर्चा हो गया, यानी कहानी के बाद जो है बच्चों से उनको जो है संदेश और पात्रों और घटनाओं पर जो है आमने-सामने बैठकर बच्चों की चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा जो कहानी शिक्षण होता है, इसकी विधियाँ क्या होती हैं बच्चों को पढ़ाने का। उसके बाद में हम यहाँ पे 9 नंबर में दिया है कि उच्चारण दोष के सामान्य कारक लिखिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उच्चारण दोष जो है किस प्रकार से हो सकता है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित दोष हो सकता है, जैसे शारीरिक कारक। शारीरिक मतलब शारीरिक विकृति हो या कमजोरी हो तो उसके द्वारा जो है उच्चारण गलत उच्चारित कर सकते हैं शब्दों को, वर्डों को। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक कारक, इसमें जैसे हो गया घबराहट हो गया, तनाव, डर और आत्मविश्वास की कमी होने के कारण जो है कोई भी शब्द का उच्चारण हो गया तो वहाँ पे जो है दिक्कत हो सकती है। भाषाई दोष हो गया, यानी किसी विशेष भाषा का प्रभाव जिसके कारण सही ध्वनियों का जो है उच्चारण नहीं हो पाता है। शिक्षा की कमी, यानी सही उच्चारण की जानकारी का अभाव होता है, ठीक है? और अनुसरण, यानी बच्चों को गलत उच्चारण सुनकर जो है उसे अपना लेते हैं। तो उसके द्वारा जो है गलत उच्चारण ये करने के सभी कारक हो सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान की बात करें तो ये जो है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी मुख के द्वारा जब हम बोलते हैं अपने अंदर के विचारों या भाव को प्रदर्शित करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे इसके सोपान क्या-क्या होते हैं, जैसे सुनना हो गया। तो सही सुनने की क्षमता को जो है विकसित करना, बोलना हो गया, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से जो है बोलने की कला सीखना, उसके बाद में हो गया वाचन हो गया, यानी सही उच्चारण शब्दों को जो है चयन करने के लिए किसी सामग्री का वाचन करना। समझाना मतलब किसी विचार या विषय को जो है सरल और स्पष्ट तरीके से किसी दूसरे को जो है समझाना। प्रस्तुति हो गया मतलब आत्मविश्वास के साथ अपने भाव को जो है, विचारों को जो है दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे हमने देखा जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, इसके सोपान क्या-क्या होते हैं। 9 नंबर में दिया है कि शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। जो शब्द की शक्ति होती है, इसका जो है उल्लेख करना है। तो प्रमुख शक्तियाँ कौन-कौन सी होती है? जैसे नामकरण शक्ति हो गया, इसमें जैसे शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की जो है नामकरण करते हैं। कोई भी शब्द हो गया, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, तो उसका हम नामकरण कर सकते हैं। तो शब्द की जो है प्रमुख शक्तियाँ नामकरण हो गया। उसके बाद में है वर्णन शक्ति, यानी शब्द किसी वस्तु या घटना का जो है वर्णन करते हैं। उसके बाद में है भाव व्यक्त करने की शक्ति, यानी शब्द जो होता है, शब्द हमारे विचार, भावनाओं और अभिव्यक्तियों को जो है व्यक्त करता है। तो यहाँ पे शब्द की प्रमुख शक्तियों के बारे में बताना है। 4 नंबर में दिया है कि संकेत शक्ति। शब्द जो है किसी चीज की ओर जो है संकेत करने की काम करते हैं। उसके बाद में है विवरण शक्ति, यानी शब्द किसी विचार या बात का जो है विस्तार से जो है उस पे विवरण दिया जाता है, कोई भी शब्द हो गया। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। ठीक है? जो वाक्य होते हैं हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो वाक्य मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार के होते हैं। एक हो गया सामान्य वाक्य। इसमें क्या होता है जो सूचना या कथन जो है व्यक्त करते हैं, जैसे यह सूरज है तो ये एक सामान्य वाक्य हो गया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इसमें जो है जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या तुम आए हो? तो यहाँ पे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। आज्ञात्मक वाक्य हो गया, जैसे इसमें आदेश, निवेदन और सलाह देते हैं, जैसे पानी पियो, ठीक है? पानी ले आओ। तो ये सभी जो है आज्ञात्मक वाक्य हो गया। उसके बाद में विस्मयादि बोधक वाक्य जो होता है, ठीक है? इसमें आश्चर्य, खुशी और दुःख व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कितनी सुंदर तस्वीर है। यहाँ पे जो है आश्चर्य, दुखी और खुशी जो है व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है संदेशात्मक वाक्य, ठीक है? जो शुभकामनाएँ या इच्छाएँ व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे वो यहाँ पे हो गया भगवान तुम्हारा भला करे। उसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है 11 नंबर में कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग क्या होता है? ये वाक्य के जो है आगे जुड़ते हैं या पीछे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग जो होता है ये जो है वर्ड होता है या शब्दांश होते हैं एक प्रकार से, जो किसी मूल शब्द के जो है पहले जुड़ते हैं। जैसे कोई मूल शब्द हो गया, उसके पहले जुड़कर जो है उसके अर्थ को जो है नया अर्थ प्रदान करते हैं, जो शब्द हो गया।
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका उपसर्ग है, जो कि नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे असफल हो गया, यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम में सफल हो गया, जब आ का प्रयोग करेंगे तो ये नेगेटिव अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सफल हो रहा था, आ हम लगा दिए तो जो है ये फेल हो गया, असफल हो गया। तो इसी प्रकार से आ का प्रयोग हम नकारात्मक तो व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और प्रति का प्रयोग दिशा या पुनरावृत्ति, जैसे यहाँ पे प्रतिकार हो गया, प्रति प्लस कार, ये आपका जो है ये उपसर्ग है। अधि हो गया, अधिकता के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अधिनायक, अधि हो गया और यहाँ पे नायक हो गया। सा हो गया सहयोग, इसकी सहायता मतलब सहायक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी जो है उपसर्ग आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद में इसके आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। इसको बस 75 जो है वर्ड में लिखना होता है। तो यहाँ पे दिया है कि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। आप लोग ये नोट कर लीजिए कि अभी तक हमने 2016 का पेपर, 17 का पेपर, 20 का पेपर और 22 का पेपर सॉल्व किया है। लेकिन अभी तक इतना जो है, जितना ये 2023 का आपका पेपर है, इसमें जो है बहुत समय लगेगा लिखने में, क्योंकि सब में जो है बिल्कुल विस्तार से पूछा गया है, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। और उसके बाद में अब अगर 25 की बात करें, 2025 की, तो इसमें भी जो है लगभग ये टाइम टेकन पेपर हो सकता है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पेपर बिल्कुल विस्तार से करके जाइएगा। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, तो दिया है कि प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। जो प्राथमिक स्तर होता है, इसमें जो कहानी शिक्षण, कहानी बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो इसके द्वारा जो है भाषा कौशल का जो है विकास, यानी बच्चों के शब्द ज्ञान और वाक्य निर्माण और उच्चारण को जो है सुधारना मुख्य उद्देश्य होता है कहानी शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर। तो उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि संचार कौशल में सुधार, यानी बच्चों से जो संवाद करने करने की क्षमता जो है इसके द्वारा बढ़ती है। और समीक्षा और समझ, यानी कहानी से संबंधित जो पात्र होते हैं, घटना होती है और संदेश होती है, संदेश को जो है समझने और उनकी समीक्षा करने की जो है क्षमता विकसित होती है बच्चों में। उसके बाद में होती है यहाँ पे कल्पना और सोच, यानी कल्पना शक्ति विकसित होती है और सोचने की क्षमता जो है विकसित होती है। उसके बाद में सद्गुणों का उपयोग, यानी कहानियों के माध्यम से बच्चों में जो नैतिकता का गुण या भाव उसके द्वारा जो है मिलता है, यानी पता चलता है। तो उसके द्वारा जो है नैतिकता बच्चों के अंदर आती है। 13 नंबर की हम बात करते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। तो ये 2020 का जो है क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है कि लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। तो लिखित मतलब लिख के द्वारा अभिव्यक्त हम कितनी विधाएं, जैसे हो गया निबंध लेखन, कविता लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, यानी हम लिख कर जो है दूसरों के सामने किस प्रकार अपने भाव या विचारों को प्रकट करते हैं, तो निबंध लेखन, निबंध लिख दिए, यानी किसी विशिष्ट विषय पर जो है विचार व्यक्त करना। कविता लेखन हो गया, इसमें रचनात्मक और कल्पनाशीलता रूप से जो है विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और पत्र लेखन हो गया, पत्र दो प्रकार का होता है, एक हो गया व्यक्तिगत या औपचारिक संवाद के रूप में जो है विचार किया जाता है। दो प्रकार कौन-कौन सा होता है? एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। कहानी लेखन जैसे हो गया, एक रचनात्मक काव्य या गद्य रूप में जो है किसी घटना, पात्र या विचार को जो है हम किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो उसके बाद में है रिपोर्ट लेखन, यानी घटनाओं या तथ्यों को व्यवस्थित रूप से लिखना। तो हमने देखा कि लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा जो है किस प्रकार से कौन-कौन विधाओं को जो है हम लिख सकते हैं, जैसे निबंध लेखन, कविता, पत्र, कहानी और रिपोर्ट लेखन के बारे में हमने बात किया। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर में दिया है कि किसी 4 विराम चिन्हों को उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो हमने टोटल जो है 12 विराम चिन्हों के बारे में 2016 के पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे बात किए थे। ठीक है? तो ये जो है आप लोगों को ये रिपीटेड है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विराम चिन्ह से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं इसके बारे में पूछा जाता है, या जो 12 प्रकार होते हैं उनमें से किन्हीं 2 या 3 विराम चिन्हों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है? और वाक्य की समाप्ति को जो है दर्शाता है। जैसे हो गया यह एक अच्छा दिन था, तो यहाँ पे जो है वाक्य की समाप्ति हो गई, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। अल्प विराम, इसको जो है छोटे-छोटे ठहराव के लिए उपयोग किया जाता है और इसका प्रयोग बीच में किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अल्प विराम, राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं। तो इसको जो है अल्प मतलब कम समय तक रुकने के लिए जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इसको जो है प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ 4 विराम चिन्ह, तो एक हो गया विस्मयादिबोधक।
तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब आशय, खुशी या किसी अन्य भाव को जो है व्यक्त करने वाले वाक्य के अंत में जब प्रयोग किया जाता है, तो इसको जो है विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे क्या सुंदर दृश्य है। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो उपसर्ग के बारे में इसी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि वो उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के जो है पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। तो इसके अंतर को जो है यहाँ पे बताना है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो उसे किसी शब्द के पहले जुड़कर जो है नया अर्थ यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले जुड़ता है और ये अंत में जुड़ता है शब्द के। ठीक है? ये प्रत्यय हो जाएगा और ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे आ हो गया अगर सफल में जो है हम आ लगा देते हैं, तो यहाँ पे असफल हो जाएगा, वो विपरीत अर्थ देता है, जैसा कि हमने पहले बात किया। जैसे दिन हो गया, इसमें प्रति हो गया यानी प्रतिदिन मतलब डेली हो गया यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में प्रत्यय की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ता हो गया यानी समान, समानता। पन, राज, पन, ठीक है? तो हमने बात किया कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है, ये पहले लगता है उपसर्ग में किसी शब्द के और अंत जो किसी शब्द के अंत में जो लगता है ये प्रत्यय होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं जो समास के बारे में बात करते हैं। अव्ययीभाव समास को परिभाषा दीजिए। स्व उदाहरण यानी परिभाषा दीजिए और उसके बाद में उसके उदाहरण लिखिए। तो अव्ययीभाव समास की हम बात करते हैं तो वह समास जिसमें एक सदस्य जो है अव्यय जिसे किसी अन्य शब्द से जो है जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है होता है और दूसरा सदस्य जो होता है मतलब दूसरा पद होता है। यहाँ पद के संदर्भ में सदस्य का प्रयोग किया गया है तो एक संज्ञा या क्रिया होती है, ठीक है? जो उस अव्यय के साथ मिलकर जो है नया अर्थ देता है। अब उदाहरण की बात करें जैसे यहाँ पे अर्ध नग्न हो गया, तो अर्ध हो गया, नग्न हो गया। इसमें ये नग्न जो है ये यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा शब्द जो होता है ये संज्ञा या क्रिया होती है। तो आधा नग्न हो गया, अर्ध नग्न। उसके बाद में हो गया यहाँ पे दुर्गम, दूर प्लस गम। तो जिसे जाना मुश्किल हो, यानी जहाँ पर जाना मुश्किल हो दुर्गम स्थान उसे कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 16 नंबर में बात करते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के प्रकार की बात करना है। सर्वनाम के प्रकार की बात करना है। तो सर्वनाम क्या होता है कि किसी शब्द मतलब सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर जो है प्रयोग किया जाता है, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की अगर हम बात करें, तो सर्वनाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर की बात करें तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, ठीक है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक में क्या होता है? जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कौन, कौन विद्यालय गया, क्या यह खरगोश है, किसे, ये सभी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चित सर्वनाम क्या होता है? यह विशेष व्यक्ति या वस्तु को जो है दर्शाता है, जैसे यह हो गया, वह हो गया। और अनिश्चित में क्या होता है कि इसमें जो है निश्चित नहीं होती यानी वस्तु का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे हो गया कोई में कौन-सा, सब हो गया, कुछ हो गया, ठीक है? सब में सब हो जाएगा, ठीक है? इनमें किसी एक पार्टिकुलर की बात नहीं किया गया है। उसके बाद में हो गया संबोधन सर्वनाम या किसी से जो है संबोधन करने के लिए किया जाता है, जैसे हे, हो, ओ, ये सभी जो है सर्वनाम के बारे में बात किया और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो औपचारिक पत्र क्या होता है? जो यह एक प्रकार का पत्र होता है जो सरकारी या व्यापारिक किसी अन्य औपचारिक कार्य के लिए जो है लिखा जाता है। इसमें जो है शिष्टाचार का पालन किया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आवेदन पत्र, शिकायत पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? इसमें जो है शिष्टाचार का जो है मतलब पालन नहीं किया जाता है। जैसे इसमें हो गया व्यक्तिगत और दोस्तों संबंधी को जो है संवाद के लिए लिखा जाता है, जिसमें एक स्वाभाविक और अनौपचारिक भाषा में लिखा जाता है। अपनी भाषा में मतलब लिख सकते हैं। जैसे हो गया मित्र को जो पत्र लिखते हैं और परिवार को जो पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे अन्य सभी पेपर देखने के लिए आप लोग जो है प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो इस प्रकार से जो है हम लोग ये जो हिंदी का पेपर प्रश्न पत्र है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं और ये राजन सीरीज है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है सभी सब्जेक्ट का। तो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे जो है आप लोग वहाँ से आप सभी लोगों को नोट्स बिल्कुल फ्री में जो है प्राप्त हो जाएगा। हमें फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।